नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीटेट 2020 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ए. सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, बी. ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत करें, सी. विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, डी. विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। साथियों, इसका सही जवाब है डी. विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ए. समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बी. विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, सी. लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, डी. समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। साथियों, इसका सही जवाब है ए. समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो ए. समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ए. व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बी. शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, सी. दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, डी. संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल। साथियों, इसका सही जवाब है बी. अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जटिल संरचना का प्रयोग करेगा तो उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ए. अति सक्रियता, बी. असतर्कता, सी. बोधगम्यता, डी. अपसारी चिंतन। तो साथियों, इसका सही जवाब है डी. सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ए. बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, सी. बी. अनुकरण या नकल और दोहराना, सी. विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, डी. संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। साथियों, इसका सही जवाब है डी. अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ए. इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटि या करने वाले छात्र को दूसरे त्रुटियों से अलग कर सकती है, बी. अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, सी. इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, डी. त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो साथियों, इसका सही जवाब है डी. त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ए, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बी, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, सी, बच्चे को दंड देकर देकर यहाँ देवर गलत है, देकर, डी, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। साथियों, इसका सही जवाब है डी, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला प्रश्न है, शर्मिंदगी ए, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। बी, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करना चाहिए। सी, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। डी, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो शर्मिंदगी, यदि कोई बच्चा शर्मा रहा है बार बार, तो उससे क्या नुकसान होगा? तो इसका सही जवाब है डी, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बी, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। सी, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। डी, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब है ए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ए, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता। बी, असफलता अनियंत्रित होती है। सी, योग्यता सुधार्य है। डी, योग्यता अटल है। साथियों, इसका सही जवाब है सी, योग्यता सुधार्य है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो योग्यता सुधार्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ए, बारंबार परीक्षाएं। बी, अन्वेषण और संवाद। सी, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। डी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। साथियों, इसका सही जवाब है अन्वेषण और संवाद। तो निम्न से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो अन्वेषण और संवाद। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ए, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। बी, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। डी, ओ आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। साथियों, इसका सही जवाब है सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ए, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। बी, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। सी, उच्च उत्तेजना उच्च भय। डी, निम्न उत्तेजना उच्च भय। साथियों, इसका सही जवाब है ए, अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? ए, ना अनुवांशिक पर ना पर्यावरण पर। बी, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। सी, केवल अनुवांशिकता पर। डी, केवल पर्यावरण पर। साथियों, इसका सही जवाब है बी, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेओ वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? मतलब यदि कोई किसी कार्य के बारे में स्वयं पर विचार कर रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे उसकी के भाषा और चिंतन सोच के बारे में? ए, आत्मकेंद्रितता। बी, मनोवैज्ञानिक विकार। सी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। डी, स्वनियमन। साथियों, इसका सही जवाब है डी,
यह स्वनिमन कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के बारे में स्वयं से बात करता है तो स्वनिमन, याद रखना महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बी, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। सी, विद्यार्थियों को नामांकित करना। डी, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। साथियों, इसका सही जवाब है ए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्र को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ बेगोत्सी के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ए, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। बी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। सी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। डी, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। साथियों, इसका सही जवाब है डी, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ बेउस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका का यह योजना अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ए, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। बी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। सी, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। डी, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। साथियों, इसका सही जवाब है सी, एक खेल क्रिया के दौरान रोहन को चोट लग गई, उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह कथन क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ये तो पहले से ही गलत है, तो आप लोग प्रश्न को लिबरेट करना सीखा करो। लैंगिक समानता को दर्शाता है, बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, इसका मतलब है कि आप लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कमज़ोर मान रहे हो, तो ये भी गलत है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, तो ये लगभग गलत है, लेकिन थोड़ा सा लगता है उसका सही हो सकता है। लेकिन सी वाला देखेंगे तो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, पूरी तरह से साफ साफ दिख रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो आप लोग प्रश्नों को एक दो तो ऑप्शन आराम से निकल जाते हैं, उसे हटा दिया करें, फिर जो दो बच रहा है उसमें विचार किया करें, तो आसानी से सही होने का चांस रहता है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बी, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करने चाहिए। सी, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। डी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। साथियों, इसका सही जवाब है ए, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। अगर उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करते हैं तो इससे पूरी तरह से उन्हें प्रगतिशील नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चे चीटिंग करके भी अकादमिक अंक लाए हैं। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, अकादमिक अंक अच्छे नहीं ला पाते हैं, तो इस तरह से ये भी गलत है। अटल पाठ्यक्रम का पालन, ये भी गलत है। प्रतिस्पर्धा पे बल देना चाहिए, ये लगभग एक तो दिख रहा है कि सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। तो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। उत्तर प्रथागत, बी अमूर्त संक्रियात्मक, सी प्रथापूर्व, डी प्रथागत। साथियों, इसका सही जवाब है डी प्रथागत। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के
चरण को दर्शाता है? तो प्रथागत, डी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। बी, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। सी, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। डी, पूर्व विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण की द्वितीयक कारक है। तो इसका सही जवाब है सी, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो सी, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। बिल्कुल सही। सब कुछ लगभग बच्चे में जो भी चीज़ें रहता है, मैक्सिमम समाजीकरण जैसी चीज़ें परिवार में ही सीखी जाती हैं। विद्यालय द्वितीयक कारक है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बी, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। सी, बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। डी, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। साथियों, इसका सही जवाब है ए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? ए, परिकल्पित निगमनात्मक सोच। बी, संरक्षण और पदार्थों में क्रमबद्ध करने की क्षमता। सी, अमूर्त सोच का विकास। डी, विचार सोच में केंद्रीकरण। साथियों, इसका सही जवाब है डी, विचार सोच में केंद्रीकरण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? तो विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। बी, विकास बहुआयामी है। सी, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। डी, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। साथियों, इसका सही जवाब है बी, विकास बहुआयामी होता है। विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, दौरान होता है, ये गलत है क्योंकि पूरे जीवन में विकास होता रहता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होता है, ये भी गलत है। विकास केवल विद्यालय में होता है, यह भी गलत है। तो बी, इसका विकास बहुआयामी होता है, सही है। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। ए, अभिप्रेरणा। बी, संतुलीकरण। सी, सांस्कृतिक उपकरणों। डी, गुणारोपण। साथियों, इसका सही जवाब है सी, सांस्कृतिक उपकरणों। लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, अर्थात सी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। ए, विकास का समीपस्थ क्षेत्र में होता। बी, स्कीमा मनोबंध। सी, मनोवैज्ञानिक उपकरणों। डी, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। साथियों, इसका सही जवाब है बी, स्कीमा या मनोबंध। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। ए, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। बी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। सी, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। डी, अभिवेदी समरूपी निर्देशों। साथियों, इसका सही जवाब है बी, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। किस पर? तो इसका सही जवाब है बी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। अगला प्रश्न है,
दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ए. छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, बी. छात्र जिसका अशक्त शरीर है, सी. मंदित छात्र, डी. विकलांग छात्र। साथियों, इसका सही जवाब है ए. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर घुमाकर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ए. मूर्त अमूर्त संवेदी, बी. अमूर्त मूर्त संवेदी, सी. संवेदिक मूर्त अमूर्त, डी. अमूर्त संवेदी मूर्त। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का किस क्रम में होता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है सी. संवेदी, उसके बाद मूर्त, फिर अमूर्त। पियाजे ने स्पष्ट करते हुए इसे 4 भागों में विभक्त किया है। संवेदी चरण या संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने व्याख्या इसका दे दिया है। दूसरा प्रकार्य संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा मूर्त, वहाँ पर दूसरा वाला नहीं था, गायब कर दिया था। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक। चौथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। इस प्रकार जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास के क्रम निम्न प्रकार से है, आप लोग ध्यान रखना। संवेदिक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त चरण, अमूर्त चरण। वहाँ पर ये वाला दूसरा पॉइंट काट दिया था, तो आप लोग ध्यान रखना 4 पॉइंट हैं। संवेदिक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त चरण, अमूर्त चरण। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ए. योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, बी. अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, सी. अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, डी. अध्यापन के पक्ष पर असफलता। साथियों, इसका सही जवाब है बी. एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। साथियों, 30 प्रश्न थे सीडीपी के। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। मैंने पहले बताया था कि सीटेट में प्रीवियस क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, लगभग सभी होते हैं। अगर नहीं भी हैं तो जो प्रश्न आए हुए उसी टॉपिक से घुमा कर प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोग प्रश्नों को हमेशा प्रीवियस ईयर के जब भी एग्जाम देने जाएं देख कर जाएं और बार बार इसे पढ़ें, अपने आप याद हो जाएगा। सारे टॉपिक के पूरा प्रश्न ही पढ़ के जाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। कोशिश कीजिए आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए लोगों को, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, लोग देखेंगे और लोगों को लाभ भी हो। तो ठीक है, कोशिश करिए आप लोग वीडियो को बार बार देखिए।